जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल डे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग कर रहे थे पिछली क्लास में इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का चैप्टर। उससे पहले आपका इल्यूमिनेशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग करने वाले हैं मेजरमेंट के क्वेश्चन। मेजरमेंट में 2-4 क्वेश्चन हमने किया भी था, तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा बहुत अपनी पढ़ाई भाई बेहतरीन करते हैं। ये प्लेलिस्ट जो बनाया गया है इससे पहले की जो भी क्लासेस हुई है 27 क्लासेस, उनका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो वहां से आप लोग क्लासेस प्रॉपर देखते रहिए। एक एक क्लास को मतलब जितना सीरीज कराया जा रहा है पूरा क्लास एक बार कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद जो पढ़ाई करेंगे आप वो बेहतरीन होगा आपके लिए। जो आप लोग बार बार पीडीएफ का चरस है ना, वो खत्म हो जाएगा एक बार आप यदि यहां से क्लास कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन बोला है कि जो आपका ओम मीटर है, क्या बोला है यार क्वेश्चन कि 1 ओम के रेजिस्टेंस को 1 ओम या 1 ओम से कम के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग किस प्रकार के ओम मीटर का या किस प्रकार के मीटर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जो हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 3 कैटेगरी का होता है। एक होता है आपका लो वैल्यू रेजिस्टेंस, एक होता है आपका लो वैल्यू रेजिस्टेंस, एक होता है आपका हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, सॉरी मीडियम वैल्यू, और एक होता है आपका हाई वैल्यू मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस, और एक होता है आपका हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। क्लियर है बात इतना। तो जो आपका लो वैल्यू रेजिस्टेंस होता है, लो वैल्यू रेजिस्टेंस कितना तक होता है, ये होता है आपका 1 ओम तक। 1 ओम तक का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है आपका लो वैल्यू। 1 ओम से लेके 100 ओम तक का जो रेजिस्टेंस होता है, 1 ओम से लेके 100 ओम तक का जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं मीडियम। और 100 ओम से जो अधिक का रेजिस्टेंस होता है, 100 ओम से अधिक कि जो रेजिस्टेंस होते हैं उसे हम लोग कहते हैं हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिएगा एक बार, जो आपका लो वैल्यू के रेजिस्टेंस है इनको मेजर करने के लिए हम लोग केल्विन डबल ब्रिज का यूज करते हैं। किसका? केल्विन डबल ब्रिज मेथड, डबल ब्रिज केल्विन डबल ब्रिज मेथड या मीटर का यूज करते हैं, या फिर हम लोग यूज करते हैं शंट ओम मीटर का। देखिए जो आपका ओम मीटर है, ओम मीटर 2 तरीके का होता है। ओम मीटर आपका 2 तरीके का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। जो आपका ओम मीटर है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका सीरीज ओम मीटर, सीरीज ओम मीटर, और दूसरा होता है आपका शंट ओम मीटर, शंट ओम मीटर। ठीक है, तो जो आपका शंट ओम मीटर है ये लो वैल्यू रेजिस्टेंस को मेजर करता है, ये आपका लो वैल्यू रेजिस्टेंस को मेजर करता है। और जो आपका शंट सीरीज वाला है ये हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस को मेजर करता है, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस को मेजर करता है। और अक्सर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कहां से पूछता है, ये तो मान लीजिए आपका आईटीआई लेवल के लिए क्वेश्चन हो गया। कई बार इसरो में एक क्वेश्चन पूछा, इसरो टेक्नीशियन के लिए, डीआरडीओ टेक्नीशियन में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका शंट टाइप का ओम मीटर है इसकी रीडिंग कहां से कहां तक होती है, मतलब फुल स्केल पे कितना इसकी रीडिंग होती है और इनिशियल पे शुरुआत में इसकी स्केल पे कितना मार्किंग की गई होती है। तो देखिए जो आपका इसका स्केल होता है ओम मीटर का, तो इसका जो इनिशियल पॉइंट होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे रीडिंग इसकी रहती है 0 ओम, 0 ओम। ठीक है, और जो आपका फुल स्केल डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब फुल स्केल कहां पे होता है, एकदम लास्ट वाला पॉइंट, लास्ट वाले पॉइंट पे कितना प्रदर्शित रहता है, इनफाइनाइट ओम, इनफाइनाइट ओम। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है कि जो आपका शंट टाइप का ओम मीटर है, शंट टाइप के ओम मीटर का स्केल कहां से कहां तक विस्तारित होता है, तो 0 से लेके इनफाइनाइट ओम तक विस्तारित होता है। और जो आपका सीरीज टाइप का रेजिस्टेंस, सीरीज टाइप का ओम मीटर होता है उसका भी स्केल 0 से लेके इनफाइनाइट तक विस्तारित होता है, उसके भी स्केल की रेंज 0 से लेके इनफाइनाइट ओम तक रहती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ से ओम मीटर से जो क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। सारे हमने जो भी छोटे छोटे पॉइंट हो सकते थे सारे पॉइंट हमने कवर कर लिया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये तो अब आपको अंदाजा लग गया होगा। बाकी सीरीज टाइप ओम मीटर किसके लिए करेंगे, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस के लिए करेंगे। और जो आपका मेगा ओम मीटर होता है इसका अक्सर यूज हम लोग करते हैं 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, या फिर ऐसे लिख लो कि मेगा
ओम के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, मेगा ओम के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर 6, या फिर अक्सर इसको कहा जाता है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी इसका यूज हम लोग करते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस का। बाकी मल्टीमीटर का आप सभी को पता होगा, मल्टीमीटर हम लोग एसी करंट भी मेजर कर लेते हैं, डीसी करंट भी मेजर कर लेते हैं, आपका वोल्टेज मेजर कर लेते हैं, फिर रेजिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, तो मल्टीमीटर इसका नाम इसीलिए है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द थर्ड टर्मिनल प्रोवाइडेड इन एडवांस मेगा ओम मीटर? एडवांस मेगा ओम मीटर में एक थर्ड टर्मिनल दिया रहता है, जैसे मान लो कि एक मैं यहाँ पे छोटा सा रेजिस्टेंस बना देता हूं, तो इसमें ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, और ये एक तीसरा पॉइंट हो गया, ये एक तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, तीसरा टर्मिनल। तो यही पूछा है आपसे कि जो थर्ड टर्मिनल है ये किस लिए दिया जाता है, तो ये हाई वैल्यू रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए दिया जाता है। ये जो तीसरा पॉइंट होता है ना, इस तीसरे पॉइंट से हम लोग क्या मेजर करते हैं, इस तीसरे पॉइंट से जो वैल्यू हाई वैल्यू रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है वो थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट मेजर होता है। ठीक है, ज्यादा एक्यूरेट मेजर होता है। तो कुल मिला के तीसरा जो पॉइंट है किस लिए यूज किया जाता है, हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, और ऐसा कह सकते हैं कि ज्यादा एक्यूरेट हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, गेट हायर ओमिक वैल्यू, केवल हायर ओमिक वैल्यू नहीं, यदि एक्यूरेट का होगा तो वो हम लोग पहले चूज करेंगे। हायर वैल्यू तो वो तो सही है। ठीक है, पास द एक्सेसिव वोल्टेज, पास द एक्सेसिव करंट, यहां देखिए गेट एक्यूरेट रीडिंग विदाउट ऑक्सीलेशन, बिना ऑक्सीलेशन के एक्यूरेट रीडिंग यहां तीसरे वाले टर्मिनल से हमें मिलता है, तो इसीलिए हम लोग तीसरा टर्मिनल का यूज करते हैं। ठीक है, और बाकी जो आपका लो वैल्यू का रेजिस्टेंस है, लो वैल्यू का रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए कितने पॉइंट होते हैं, तो लो वैल्यू का रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग 4 पॉइंट यूज करते हैं, 4 पॉइंट यूज करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। संट प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है? ये जो आपके सामने दिया हुआ है संट प्रतिरोध, एक तरह का ये रेजिस्टेंस है, ये इस रेजिस्टेंस का नाम क्या है? तो देखिए ये जो है ये मैग्नीन का बना होता है। किसका बना होता है? मैग्नीन का बना होता है। और इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? इसका यूज हम लोग करते हैं हाई वैल्यू रेजिस्टेंस के लिए, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब इसका जो मान होगा, इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, इस मटेरियल का प्रतिरोध बहुत ही अधिक होता है। और जो आपका मैग्नीन है ना, ये मैग्नीन किस चीज का मिश्रण होता है? ये 3 चीजों का मिश्रण होता है। एक आपके कॉपर का मिश्रण होता है, कॉपर, फिर आपका हो जाता है निकिल, और फिर हो जाता है आपका कॉपर, मैग्नीन और निकिल। लिख लो कॉपर, मैग्नीज और निकिल, ये 3 चीजों का मिश्रण होता है, जिसमें कॉपर आपका होता है लगभग 84%। ठीक है, मैग्नीन कितना होता है? ये हो जाता है आपका लगभग 12%, और ये 3.5 से 4%। ठीक है, ये लगभग 4% के करीब, ये लगभग 4% के करीब होता है। तो ये आपका 3 मिश्रण, ये तीनों मिश्रण से मिलके बनता है आपका मैग्नीन। देखो ये नाम में अंतर है, ये मैग्नीन लिखा हुआ है, यहाँ पे मैग्नीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो मैग्नीन होना है वो एक प्रकार का मिश्र धातु है। ये क्या है? ये एक प्रकार का मिश्र धातु है, मिश्र धातु है। और जो आपका केवल मैग्नीज है ये एक धातु है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण है? क्योंकि जो आपकी मूविंग कॉइल टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, जो आपका एमसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एमसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट में जो आपका बलागुण आता है, बलागुण टाउ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? करंट के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के होता है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच रिलेशन कैसा है? इन दोनों के बीच एकदम लीनियर रिलेशन है। टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, मतलब जिस रिस्पेक्ट में हम करंट का मान बढ़ाएंगे उसी रिस्पेक्ट में हमारा बलागुण भी बनेगा। तो इसीलिए जो इसका स्केल होता है वो स्केल एकदम लीनियर होता है, जो इसका स्केल होता है वो एकदम लीनियर होता है। ठीक है, और जैसे हम लोग जाते हैं एमआई टाइप के इंस्ट्रूमेंट में, तो एमआई टाइप के इंस्ट्रूमेंट में जो हमारा बलागुण होता है, एमआई टाइप के इंस्ट्रूमेंट में जो इसका बलागुण होता है वो कैसा हो जाता है? वो टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर हो जाता है। क्या होता है भाई? आई स्क्वायर। इसलिए यहाँ पे क्या बन जाता है स्केल? इसका स्केल नॉन लीनियर बन जाता है, नॉन लीनियर। और ये यहां से बनता है आपका लीनियर।
ठीक है, ये इसका इसका ही ग्राफ है, MI टाइप का ही ग्राफ है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होना चाहिए, करंट के होना चाहिए। ठीक है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यहाँ पे ए ऑप्शन में ही दिया हुआ है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, एकदम करेक्ट है, ए ऑप्शन ही सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि है। देखिए जो हमारा एनर्जी मीटर होता है ना, एनर्जी मीटर में एक एरर आती है, मतलब आप लोग देखे होंगे इस समय तो उसको दूसरे तरीके से दिखाया जाता है, जो आपका ये एनर्जी मीटर मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए एनर्जी मीटर में इसलिए बोला जाता है कि अचानक से सारे लोड को डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे करके डिस्कनेक्ट करेंगे, तब हो सकता है कि ये एरर ना आए एनर्जी मीटर में। जो आपका एनर्जी मीटर है इसमें एक क्रीपिंग एरर होती है, क्रीपिंग एरर, क्रीपिंग एरर। क्रीपिंग एरर में क्या होता है, इस एरर में ये होता है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ये बिना लोड के ही रीडिंग देता रहता है, जबकि ऐसा होना तो चाहिए नहीं भाई। यदि एनर्जी मीटर पे कोई लोड नहीं है तो उस समय इसको रीडिंग नहीं देना चाहिए, लेकिन ये रीडिंग थोड़ा बहुत देता रहता है, तो इसी को कहते हैं हम लोग क्रीपिंग एरर, रेंगने की त्रुटि। ठीक है, रेंगने की त्रुटि, ये त्रुटि इसमें होती रहती है। इसको खत्म करने के लिए, क्रीपिंग एरर को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ये जो हमारा एनर्जी मीटर है, इस एनर्जी मीटर में एक हम लोग गोल्ड डिस्क ले लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर गोल्ड डिस्क रहता है, एल्युमिनियम डिस्क रहता है, उसी को हम लोग डायगोनली क्या कर देते हैं, डायगोनली इसमें छेद कर देते हैं। ठीक है, विकर्ण रूप से, विकर्णता लिख लो यहाँ पे, विकर्णता छिद्र बना दिए जाते हैं, छिद्र बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे जो यहाँ पे फ्लक्स बनेगा वो फ्लक्स यहाँ से होके यहाँ इस वाले छिद्र से आसानी से पास हो जाता है। हाँ, एक बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आपको विकर्णता पेयर में हमेशा बनाने पड़ेंगे, एक केवल छिद्र नहीं बना सकते आप, एक बनाएंगे तो फिर मतलब डिसबैलेंस हो जाएगा डिस्क, इसको पेयर में ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्रीपिंग एरर को रिड्यूस करने के लिए ये मेथड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि सीटी का द्वितीयक खुला रह जाता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए भाई जो आपकी सीटी और पीटी है ना, सीटी और पीटी, देखिए यहां से समझिएगा कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका पीटी, एक होता है आपका सीटी। पीटी को क्या कहते हैं, ये होता है आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और ये होता है आपका करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर। तो जो आपके करंट ट्रांसफार्मर है, करंट ट्रांसफार्मर प्राय कौन सी डिवाइस होती है, प्राय ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और जो आपका ये है पीटी, ये प्राय स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो जो आपका ये सीटी है, सीटी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन किसके लिए पूछा है, सीटी के लिए पूछा है। तो जो इसका सीटी है, सीटी के सेकेंडरी साइड, जो सेकेंडरी साइड होता है, सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स बहुत अधिक होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब फेरों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, अधिक होती है, और इसे जो इसका सेकेंडरी साइड है, इसके सेकेंडरी साइड को हम लोग क्या किए रहते हैं, शॉर्ट सर्किटेड किए रहते हैं, शॉर्ट सर्किटेड किए रहते हैं। ठीक है, किस लिए, कि जो भी हमारा लीकेज फ्लक्स है उसको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, अच्छा जब अचानक से सेकेंडरी साइड का जो हम लोग शॉर्ट सर्किट किए हैं, शॉर्ट सर्किट वाले पॉइंट को हटा दें या शॉर्ट सर्किट वाले लेयर को हटा दें, तो वहां पे होगा क्या, वहां पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में वोल्टेज बनेगा। ठीक है, हाई ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, हाई ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब ये जो हाई ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ना, तो ये क्या करेगा, ये इस वाइंडिंग को जलाने का काम करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे इस शॉर्ट सर्किट वाले पॉइंट को आप हटाएंगे तो करंट के बहने का रास्ता बंद हो जाएगा, करंट जो आपकी एक्सेसिव करंट होगी वो बह नहीं पाएगी, उसको फ्लो नहीं हो पाएगा, तो वाइंडिंग में आपके घूमेंगे, इसलिए वहां पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होता है। इसलिए हमेशा हिदायत दी जाती है, कोई भी टेक्नीशियन होता है तो उसको सबसे पहले यही हिदायत दी जाती है, सबसे पहले यही वार्निंग दी जाती है कि भाई आपको कभी भी सिटी का सेकेंडरी साइड ओपन नहीं करना है। सिटी यदि सेकेंडरी साइड ओपन कर दे तो समझ ले सीधे सीधे आप अपने मौत को दावत दे रहे हैं। कभी भी सब स्टेशन पे जाएंगे आप तो सिटी को कोई भी छेड़छाड़ करने के लिए नहीं बोलता है कभी भी,
ठीक है, तो इसके लिए अवेयर रहेंगे आप सभी। तो सिटी सेकेंडरी वाइंडिंग बर्न्स आउट, जल जाती है, ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि शंट प्रकार ओम मीटर से जुड़े परिवर्ती प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। जो शंट मीटर टाइप का ओम मीटर है उसमें जो परिवर्ती प्रतिरोध जोड़ा जाता है उसका क्या उद्देश्य है, उसका क्या कह सकते हैं कि काम है। अवॉइडिंग ड्रेनिंग ऑफ बैटरी, बैटरी के निरावेशन को कम करे, बैटरी के निरावेशन ये तो एकदम गलत हो गया, ठीक है। कुल मिला के उसका काम ये होता है, ज्यादा टाइम इसमें नहीं वेस्ट करेंगे हम लोग, कुल मिला के उसका काम यही होता है कि जो आपका मीटर है, जो आपका ओम मीटर है, उस ओम मीटर के रीडिंग को, जैसे ओम मीटर हमने आपको बताया था ना कि जिसका स्केल कहां से लेके होता है कहां तक, 0 से लेके इनफाइनाइट ओम तक होता है। तो यदि बाय द वे कभी ये 0 पे नहीं आता है, इसका जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर इधर ही कहीं रुक जाता है और 0 पे नहीं आ पाता है, तो उसे 0 पे लाने के लिए, इस इंडिकेटर को 0 पे लाने के लिए एक इसके साथ क्या जोड़ा जाता है, परिवर्ती प्रतिरोध जोड़ा जाता है शंट ओम मीटर के साथ, ठीक है, जो क्या करता है, इंडिकेटर को एडजस्ट करके 0 पे लेके आता है। तो एडजस्ट द पॉइंटर टू 0 एडजस्टमेंट, यहाँ पे डी एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मापने वाले उपकरण में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस प्रकार का मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, जो भी आपकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो आपका यहाँ पे इंडिकेटर बनता है ना, इस इंडिकेटर में यहाँ पे एक स्प्रिंग बना रहता है, एक यहाँ पे आपका स्प्रिंग बना रहता है। ये जो स्प्रिंग होता है, ये स्प्रिंग किस मटेरियल का बनाया जाता है, फॉस्फर ब्रांच का बनाया जाता है, फॉस्फर ब्रांच, ठीक है, फॉस्फर ब्रांच का ये स्प्रिंग बनाया जाता है। तो यहाँ पे फॉस्फर ब्रांच डी ऑप्शन में दिया हुआ है, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आपसे भाई कि विच इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दैट द सिंगल फेज एनर्जी मीटर वर्क्स, एकल चरण ऊर्जा मीटर कौन से विद्युत प्रभाव पर काम करता है। अच्छा, जो आपका सिंगल फेज एनर्जी मीटर है, सिंगल फेज एनर्जी मीटर किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है या किस इफेक्ट पे कार्य करता है, ये चीज आपसे पूछा है। तो देखिए, जो आपका सिंगल फेज एनर्जी मीटर होता है ये इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसमें 2 कॉइल हम लोग यूज करते हैं, एक शंट कॉइल और एक सीरीज कॉइल, ठीक है। तो ये दोनों कॉइल के इंडक्शन की वजह से ये आपका सिंगल फेज एनर्जी मीटर वर्क करता है, इसीलिए इसको सिंगल फेज इंडक्शन एनर्जी मीटर भी हम लोग कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंडक्शन इफेक्ट एकदम करेक्ट आंसर बनेगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि विच इज द पोजीशन टू यूज द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड विद स्प्रिंग कंट्रोल, स्प्रिंग नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति क्या है। अच्छा, जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट है जिनमें स्प्रिंग यूज किया गया है, तो उसको कैसे यूज किया जाता है, उसको वर्टिकली रखा जाता है, ऊर्ध्वाधर रूप से रखा जाता है, या फिर उसे हॉरिजॉन्टल रखा जाता है, या किसी भी पोजीशन में रख सकते हैं हम लोग, या फिर इंक्लाइंड, मतलब थोड़ा सा तिरछा करके, थोड़ा सा किसी एंगल पे झुका के रख सकते हैं। तो देखिए, जो आपके ग्रेविटी कंट्रोल वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जिसमें डैम्पर के रूप में हम लोग गुरुत्वाकर्षण कंट्रोल लगाते हैं, तो उसको वर्टिकली रखना एकदम बेहद जरूरी होता है। उसे यदि आप वर्टिकली नहीं रख रहे हैं तो उसकी रीडिंग सही नहीं आएगी। लेकिन जो आपके स्प्रिंग टाइप के होते हैं इंस्ट्रूमेंट, जिसमें स्प्रिंग लगे होते हैं कंट्रोल के लिए, डैम्पर कंट्रोल के लिए, तो उसमें हम लोग उसको किसी भी पोजीशन में रख देंगे, वो अपना स्प्रिंग जो होगा काम करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एनी पोजीशन एकदम करेक्ट आंसर बनेगा, इसमें कोई सोचने वाली बात थी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज द नेम ऑफ मीटर। देखो, इस मीटर का नाम बताना है। ये मीटर आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा कि किस प्रकार का है, तो चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको इस मीटर को। देखो, हो सकता है अब ये दिखेगा आपको। यहाँ पे देखिए, हमने 2 मीटर इसमें एक साथ इसलिए लिए हैं ताकि आप चीजों को समझ पाए। मैं कैसे उसका आंसर बताऊंगा ये बताता हूं। देखिए, ये जो मीटर है ये एसी टाइप का है या डीसी टाइप का है, तो इसे पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है कि सर यहाँ पे इसने ऐसे बनाया है, ऐसे सिंबल बनाया है, तो जो हमारा एसी है, एसी का फ्लो भी कुछ इसी तरीके से होता है, साइनोसोडल होता है। इसका मतलब है कि ये जो हमारा मीटर है ये एसी वोल्ट मीटर है, एसी वोल्ट मीटर है। ये क्या है, एसी वोल्ट मीटर है, ठीक है सर, समझ गए। और यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे इसने ऐसे किया है, एक सीधी लाइन बनाया है, ये ए लिखा है। हमने इसको वोल्ट मीटर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे वी लिखा है और यहाँ पे इसने ए लिखा है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डीसी एमीटर, डीसी एमीटर हो जाएगा, ठीक है, डीसी एमीटर हो जाएगा।
तो बात समझ पा रहे हैं? यदि यहाँ पे साइनोसोडल वेव बना देगा तो ये हो जाएगा आपका एसी इंस्ट्रूमेंट, यदि यहाँ पे सीधी एक लाइन खींच देगा तो ये क्या हो जाएगा, डीसी इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपके यहाँ पे 4 टर्मिनल अलग अलग दिए हुए हैं, इन चारों टर्मिनल का अलग अलग यूज है। इसे यदि आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप ग्लोबल ITI का थोड़ा मोबाइल एप्लीकेशन भी देख सकते हैं। नहीं देखेंगे कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे भी समझाया जाएगा समय के हिसाब से। ठीक है, चलिए, तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा यार, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है आपका डीसी मल्टी रेंज एमिटर। डीसी मल्टी रेंज एमिटर, ठीक है, डीसी मल्टी रेंज एमिटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का तो एक उदाहरण है। देखिए, जो आपके इंस्ट्रूमेंट है ये 2-3 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका रिकॉर्डिंग टाइप, एक होता है आपका रिकॉर्डिंग टाइप, एक होता है आपका इंडिकेटिंग टाइप, इंडिकेटिंग टाइप, और एक होता है आपका इंटीग्रेटिंग टाइप, इंटीग्रेटिंग टाइप। ठीक है, तो ये आपके 3 तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, 3 तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। मतलब ये 3 प्रकार कैसे बांटा गया है, उनके इंडिकेटर के हिसाब से, इंडिकेटर के हिसाब से। ठीक है, इंडिकेटर के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट्स को 3 प्रकार से बांटा गया है। यदि इंडिकेटर मतलब उसमें इंडिकेटर करने वाला एक कोई नीडल है, नीडल इधर उधर हिल डोल रही है या इधर उधर डिफ्लेक्ट कर रही है, उसके द्वारा हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं, तो उसे हम लोग कह देते हैं इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो भी माप हम लोग ले रहे हैं वो किसी नीडल के डिफ्लेक्शन की वजह से ले रहे हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि आपका वोल्टमीटर या मीटर जो भी है वो क्या है, वो आपके इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे आपको एक नीडल दिख रहा होगा, यहाँ पे एक नीडल आपको दिख रहा होगा। देखिए मैं थोड़ा सा एक बार इसको और जूम आउट करके दिखाता हूँ। देखिए, ये आपको एक नीडल यहाँ पे दिख रही होगी, यहाँ पे भी एक नीडल दिख रही होगी, दिख रही है कि या नहीं दिख रही है ना? देखो, ये यहाँ पे एक नीडल बना हुआ है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक नीडल बना हुआ है। यही नीडल क्या बताता है, यही नीडल ऊपर के पैमाने को, यहाँ पे जो 0 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, इस पे आगे पीछे होता रहता है, डिफ्लेक्ट करता रहता है और मान को बताता रहता है। ठीक है, तो ये होता है आपका इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। फिर एक होता है आपका रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, जो रिकॉर्ड करता है डाटा को, रिकॉर्ड करके तब आपको मान बताता है। और एक होता है आपका इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, जो वैल्यू को ऐड करके बताता है। जैसे कि आपका एनर्जी मीटर जो होता है, आप लोग देखे होंगे कि एक ही बार आता है मैकेनिक, 1 महीने बाद देख लेता है कि 1 महीने में आपने पूरा कितना बिल यूज किया है, और उसे देख के बता देता है कि आपने इतना कंज्यूम किया है और इतना आपका चार्ज लगेगा। तो वो मीटर कर क्या रहा है, वो मीटर पूरे 1 महीने की रीडिंग को इंटीग्रेट कर रहा है, जोड़ रहा है, जोड़ के इसके बाद फिर आपको वैल्यू बता रहा है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है। इसी वजह से एनर्जी मीटर जो होता है, वो एनर्जी मीटर किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट बनता है, आपका बनता है इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट बनता है। तो यहाँ पे सी एकदम करेक्ट आंसर बनेगा इसके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ऊर्जा मीटर में रेंगने की त्रुटि को कैसे नियंत्रित किया जाता है। देखो, क्रीपिंग एरर को पूछ ही लिया है यहाँ पे क्वेश्चन में कि क्रीपिंग एरर को कैसे कम किया जाता है। तो क्रीपिंग एरर को कम करने के लिए हमने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले ही कि डायगोनली क्या कर देते हैं भाई, डायगोनली हम लोग छिद्र बना देते हैं, होल बना देते हैं डिस्क पे। तो जो देखो वो क्वेश्चन कहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी वो ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, बाय ड्रिलिंग 2 होल्स डायामेट्रिकली अपोजिट ऑन डिस्क। जो हमारी डिस्क होती है एनर्जी मीटर में, उस एनर्जी मीटर पे विकर्णतः हम लोग 2 होल को, मतलब पेयर में होल को क्या करते हैं, अपोजिट साइड में, एक दूसरे के अपोजिट साइड में होल बना देते हैं या ड्रिल कर देते हैं। तो यही इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, क्रीपिंग एरर को रिड्यूस करते हैं एनर्जी मीटर में। ठीक है भाई, चलिए, चल लौह प्रकार उपकरण का पैमाना असमान क्यों होता है। देखिए यहां से पूछ लिया फिर से क्वेश्चन में कि जो हमारा एमआई टाइप का इंस्ट्रूमेंट, हमने अभी आपको एमसी और एमआई टाइप दोनों टाइप का इंस्ट्रूमेंट बताया था। तो जो पूछा है आपसे क्वेश्चन में कि जो आपका एमआई टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, ये एमआई टाइप का इंस्ट्रूमेंट नॉन लीनियर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क धारा के स्क्वायर के
प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, धारा के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो जिस रिस्पेक्ट में ये आपकी धारा का मान बढ़ेगा उस रिस्पेक्ट में आपका टॉर्क नहीं बढ़ेगा। इसी वजह से क्या हो जाता है, इसी वजह से ये हो जाता है आपका नॉन लीनियर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन विचलन टॉर्क जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। यदि डायरेक्टली रहता तो हमारा जो स्केल होता है वो कैसा बनता, लीनियर बनता। डिफ्लेक्टिंग फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ये भी गलत हो जाएगा। डिफ्लेक्शन ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। यहाँ पे सी एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। Which source of measuring error is caused by the effect of magnetic field? By the effect of magnetic field. Magnetic field के द्वारा किस प्रकार के इफेक्ट प्रोड्यूस होता है या किस प्रकार की त्रुटि होती है इंस्ट्रूमेंट में। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंट है और इसके आसपास कोई एक मैग्नेट है या कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव इस इंस्ट्रूमेंट पे क्या पड़ेगा, तो इस इंस्ट्रूमेंट पे बस थोड़ा सा क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इन्फ्लुएंस करेगा, ये इन्फ्लुएंस करेगा किसको, इन्फ्लुएंस। जैसे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव थोड़ा थोड़ा इस मीटर पे पड़ सकता है, क्योंकि मीटर के अंदर भी क्या है, कॉइल है। मीटर के अंदर भी क्या यूज किया हम लोग, कॉइल यूज किए हैं। तो उस कॉइल में यदि करंट फ्लो करेगी तो उसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और बाहर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा थोड़ा प्रभाव हमारे मीटर पे देखने को मिलता है। तो इसी को कहते हैं हम लोग इन्फ्लुएंस एरर। इसी को क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस एरर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा एरर के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद फिर आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे आपके मेजरमेंट के, उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।